प्रोग्राम शहरनामा में मैं हूँ आपकी होस्ट उकाशा गुल। नाज़रीन, कहते हैं कि आबाद शहर तारीख का आईना होते हैं और आज जिस खूबसूरत तारीखी शहर की आपको सैर करवाने लिए जा रही हूँ, ये तकरीबन 5000 साल पुराना है। इस शहर में उस दौर की बाशऊर कौम की तहजीब के अरूजो ज़वाल के कई किस्से दफन हैं। इस शहर ने 1857 की मज़ाहमत और बहादुरी की कई दास्तानों को जन्म दिया। इस शहर के एक तरफ रावी और दूसरी तरफ सतलुज की झिलमिलाती लहरें इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती हैं। तो आइए अपने सफर का आगाज करते हैं और चलते हैं पुरअमन तारीखी शहर साहिवाल। नाज़रीन, मैं पहुंच चुकी हूं पंजाब के तारीखी शहर साहिवाल में। तारीख बताती है कि किसी दौर में यहाँ पर एक शाही कौम आबाद थी जो कि जाटों की गोद है और उसी कौम की वजह से इस खित्ते का नाम साहिवाल रख दिया गया। 1865 के दौरान ये खित्ता लाहौर कराची रेलवे लाइन पर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। फिर उस वक्त के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने वो नाम चेंज कर दिया और रख दिया मॉन्टगोमरी, जो कि 100 साल तक चलता रहा। फिर 1966 में पुराने नाम को फिर से बहाल किया, यानी साहिवाल रख दिया गया। अगर आप इस खित्ते की साख का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो ये देख लीजिए कि ये किन अजीम हुकूमतों के जेर असर रहा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सिकंदर यूनानी, सिख सल्तनत और उसके अलावा ब्रिटिश राज वगैरह शामिल है। साहिवाल को 2008 में डिवीजन का दर्जा दिया गया और इसमें साहिवाल समेत ओकाड़ा और पाकपतन के इजला शामिल किए गए। जिला साहिवाल 2 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील साहिवाल और चीचावतनी शामिल हैं। इसके महल्ले वकू की बात करें तो जिला साहिवाल के मगरिब में जिला खानेवाल, मशरिक में जिला ओकाड़ा, जनूब मगरिब में जिला विहाड़ी, जनूब मशरिक में जिला पाकपतन और जनूब में जिला बहावल नगर है और दरियाए रावी इसके शुमाल की तरफ बहता है। जिला साहिवाल का कुल रकबा 3201 मुरब्बा किलोमीटर है। ये जिला 25,13,011 नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें 19,97,327 लोग देहात से मुंसलिक हैं, जबकि 5,15,684 आबादी शहरों पर मुहित है। जिला में मर्दों की तादाद 12,76,646, जबकि खवातीन की कुल तादाद 12,36,119 है। ख्वाजा सरा की तादाद यहाँ पर 246 है। जिला साहिवाल में जाट, राजपूत, खग्गा, वट्टू, काठिया, अराई, चिश्ती, बोदल, बलोच, सैयद, गुज्जर और डोगर कबाइल बड़ी तादाद में आबाद हैं। यहाँ पंजाबी जुबान का मरकजी लहजा माझी कसरत इस्तेमाल रहता है। जिला साहिवाल ना सिर्फ कई मारूफ लोगों की जन्म भूमि रहा, बल्कि इस मरकजी खित्ते को ये एजाज भी हासिल है कि ये कई अजीम हस्तियों का मस्कन भी रहा। यहाँ पर पैदा होने और बसने वाले मशाहीर में राय अहमद खान खरल शहीद सरे फहरिस्त हैं, जिन्होंने 1857 की जंगे आजादी में मज़ाहमत की लहर को जन्म दिया। उनके अलावा मारूफ शायर मजीद अमजद, मुनीर नियाजी, शायर महिंदर सिंह बेदी, पंजाबी अफसाना निगार फरखंदा लोधी, उर्दू स्कॉलर अतिश दुरानी, पंजाबी शायर तालिब जतोई, शायर, फनकार, सियासतदान और पीटीवी की पहली आवाज तारिक अजीज, क्रिकेटर मुश्ताक अहमद, क्रिकेटर जहूर इलाही, क्रिकेटर मंजूर इलाही और क्रिकेटर सलीम इलाही का ताल्लुक भी जिला साहिवाल से ही है। नाज़रीन, साहिवाल शहर के वस्त में ये यादगार साहिवाल मॉन्यूमेंट तामीर किया गया है, जिसे मेहराब साहिवाल भी कहते हैं। ये तब तामीर किया गया था जब साहिवाल का नाम फिर से बहाल करके यानी साहिवाल रखा गया था। और इसका जो तर्ज तामीर है, यानी ये झुग्गी नुमा तर्ज तामीर है, ये उस दौर की अकवाम और बरादरियों की तर्ज जिंदगी की अक्कासी करता है। और इसके साथ साथ ये जो मेहराब नुमा एक तामीर है, ये उन शोहदा को खराज अकीदत पेश करने की अलामत के तौर पर तामीर किया गया, जिन्होंने 1857 की जंगे आज़ादी समेत तख्लीक़ पाकिस्तान के बाद 1965 और 71 की जंगों में हिस्सा लिया और शहादत का रुतबा पाया।
इस वक्त मैं साहिवाल के एक तारीखी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। जब 1865 में यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो उसी पटरी पर यह रेलवे स्टेशन तामीर किया गया था। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रेन भी हमारे फ्रेम में इतनी खूबसूरती से दाखिल हुई है। अरे वाह, मैंने सुना था कि ट्रेन का जो दौर है, लाइफ है, वो जा चुकी है, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो ये कि चूंकि इसे 1865 में तामीर किया गया था, लेकिन वो जो सफ़ेद बिल्डिंग थी उसे 2016 में गिरा दिया गया था, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, दौर चेंज हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो रेलवे स्टेशन है इसको दोबारा से तामीर किया गया और इसकी जो तामीर मुकम्मल हुई वो 2018 में हुई थी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज भी माजी की याद दिलाने के लिए कुछ पुरानी चीज़ें मौजूद हैं, जिनमें लोको शेड आ जाते हैं, फिर लोहे की टैंकियाँ आ जाती हैं। तो ये जो रेलवे स्टेशन है इसकी जो तकरीबन कुल लंबाई है वो 1 किलोमीटर के करीब है और यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और इस प्लेटफॉर्म का जो शुमार है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में किया जाता है। नाज़रीन, ये चर्च साहिवाल का सबसे बड़ा चर्च होने के साथ साथ तारीख़ी अहमियत का हामिल भी है और पिछले 150 साल से प्यारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को तक़वियत बख्श रहा है। इसे 5वीं सदी के सबसे बेहतरीन पेट्रन सर पैट्रिक, जिन्हें सेंट पैट्रिक कहा जाता है, उनसे मंसूब किया जाता है और इसे ब्रिटिश दौर में तामीर किया गया था एक सिविल सर्वेंट जिनका नाम रॉबर्ट डगलस थॉमसन था, उनकी याद में। उस वक्त तो ये एक छोटा सा चैपल हुआ करता था और बरतानवी अफसरान यहाँ पर इबादत की गर्ज से आया करते थे, लेकिन आज ये तकरीबन 21 कनाल के रकबे पर मुहित है और अगर इसको दायरवी शक्ल में देखा जाए तो ये तकरीबन 100 गज़ के करीब है। और सबसे खूबसूरत बात ये कि 2006 में इसके अहाते में एक स्कूल तामीर किया गया जो आज बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम कर रहा है। नाज़रीन, साहिवाल के सर्वे के दौरान पता चला है कि यहाँ के तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की तवज्जो दरकार है। ज़िला की जो शराखानदगी नोट की गई वो 60% है और ज़िला भर में स्कूल्स की तादाद कुछ यूँ है कि 34 यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 261 के करीब यहाँ पर हाई स्कूल्स हैं, 207 मिडल स्कूल्स हैं और प्राइमरी स्कूल्स की तादाद 655 है। यानी कुल मिला के यहाँ पर 1157 के करीब हैं स्कूल्स। और कॉलेजेस जो यहाँ पर फ़ाल हैं उनमें 14 जो हैं वो सरकारी हैं और उसके अलावा 49 यहाँ पे कॉलेजेस जो हैं वो प्राइवेट हैं। इसके अलावा आला तालीम के लिए यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तो कॉमसेट्स का कैंपस है यहाँ पर और उसके अलावा एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल है, जिसको तामीर हुए तकरीबन 7 बरस हो चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि अब तक वहाँ पर ज़ेरे तालीम बच्चों में से किसी एक को भी डिग्री नहीं दी गई और कई ओहदों पर मुस्तकिल तैनातियाँ भी नहीं हो सकें और ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ना होने की वजह से तकरीबन 1 अरब 34 करोड़ के जो फंड्स हैं वो इस्तेमाल में नहीं लाए गए। और एक और बात पता चली है कि जो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर क्लासरूम्स की भी कमी है, वहाँ पर वॉशरूम्स की भी कमी है और तो और 50 के करीब स्कूल्स तो ऐसे हैं जिनकी 4 दीवारी नहीं है। और सरकारी कॉलेजेस में देखा गया है कि वहाँ पर असातिज़ा यानी बेहतरीन असातिज़ा की कमी है, तकरीबन 200 आसामियाँ खाली हैं। तो ये बच्चे और ये तालीम हमारा रोशन मुस्तकबिल है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा इस मसले की तरफ अपनी तवज्जो ज़रा लेकर आएँ और इस मसले को जल्द अज जल्द और अच्छे तरीके से हल करें।
नाज़रीन, तालीम एक ऐसा ज़ेवर है जिसकी वजह से इंसान अपने घर वालों की, अपने दोस्तों की और अपनी ज़िंदगी को रोशन करता है, एक नाम बनाता है, अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। और इस वक्त मैं एक ऐसे ही तालीमी इदारे में मौजूद हूँ जो तारीख़ी भी है और उसके अलावा इससे बड़ी दास्तानें वाबस्ता हैं। और इस वक्त मैं हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साहिवाल में। यहाँ पे जो कुछ तारीख़ी शख्सियात तालीम से इस्तिफ़ादा करती रही हैं उनका भी मैं आपको नाम बताऊंगी। और यहाँ पर जो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी वो यहाँ की ये पिक्चर गैलरी है। इस कॉलेज को 1942 में तामीर किया गया था और इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में हर साल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, उनकी पिक्चर्स को यहाँ पर आवेज़ा किया हुआ है। और यहाँ पर बताने तो मैं आपको वाली हूँ कि कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं अजीम हमारे पाकिस्तान की जिन्होंने तालीम हासिल की, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। लेकिन सबसे खूबसूरत, सबसे यादगार जो शख्सियत हैं वो इस तस्वीर में छुपी हुई हैं। और मैं चाहूँगी कि आप ख़ुद गेस करें कि वो कौन है। मैं तो उन्हें देखते दूर से पहचान गई थी क्योंकि उन्हें कौन नहीं पहचान सकता। चलें, आपको वेट नहीं करवाते। ये है हमारे प्यारे शायर, फ़नकार, सियासतदान और पाकिस्तान टेलीविज़न पर जिनकी पहली दफ़ा आवाज़ सुनी गई, तस्वीर देखी गई, हमारे प्यारे तारिक अज़ीज़ साहब। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और इनको सुकून अता फ़रमाए। इसके अलावा इनको फॉलो करते हुए बड़े लोग आगे निकले, हम भी उसी रास्ते पर गामज़न हैं। इनके अलावा कई शख्सियात हैं, जैसे हमारे शायर हैं मुनीर नियाज़ी साहब, फिर हमारे सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, फिर उसके अलावा हमारे साबका वज़ीर आला पंजाब हैं मंजूर वट्टू, हमारी पंजाबी अफसाना निगार हैं फरखंदा लोधी, और इसके अलावा दिलदार परवेज़ भट्टी साहब, फिर हमारे एक जस्टिस हैं एजाज़ निसार साहब। तो ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपना नाम तो रोशन किया ही है, अपने इस इदारे का नाम रोशन किया और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। ज़िला साहिवाल में सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल और तहसील हेड क्वार्टर हस्पताल समेत कुल 4 बड़े हस्पताल हैं जो सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा देखा गया है कि यहाँ पर कुल 78 बुनियादी सेहत के मराकज़ हैं, 11 देही सेहत के मराकज़ हैं और 16 डिस्पेंसरीज़ हैं। इसके अलावा DHQ में तकरीबन 174 डॉक्टर्स और 250 नर्सेस के करीब हैं जो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब भी यहाँ पर 50 आसामियाँ खाली हैं, यानी अब भी यहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत है और स्टाफ, अमले, नर्सेस समेत यहाँ पर बेड्स की भी कमी देखी गई है, यहाँ पर अद्वियात की भी कमी देखी गई है और बहुत ज़रूरत की चीज़ यानी यहाँ पर बर्न यूनिट नहीं है। तो यहाँ के अवाम को हुकूमत से फ़ौरी तौर पर तवज्जो चाहिए ताकि उनकी ये कमियों को जल्द अज जल्द पूरा किया जा सके। नाज़रीन, ज़िला साहिवाल का कुल रकबा 9,90,000 एकड़ है, जिसमें से तकरीबन 8,43,000 एकड़ रकबे पर काश्त की जाती है। और ज़िला साहिवाल को ये एजाज़ हासिल है कि छांगा मांगा के बाद हाथ से लगाने वाला जो दूसरा बड़ा जंगल है पाकिस्तान का, वो ज़िला साहिवाल की तहसील चीचा वतनी में है। और यहाँ की जो अहम फसलें हैं उसमें गंदम, मकई, सूरजमुखी, सरसों, उसके अलावा आलू सरे फहरिस्त है। और यहाँ पर जो गंदम काश्त की जाती है वो तकरीबन 2,91,710 एकड़ पर की जाती है। और यहाँ पर जो आलू काश्त किया जाता है, मतलब यहाँ का फेमस आलू, लाल और सफ़ेद आलू जो काश्त होता है वो तकरीबन 1,27,700 रकबे पर किया जाता है काश्त। उसके अलावा यहाँ पर 2 और अहम फसलें हैं जो काश्त की जाती हैं, जिनमें फिर आ जाती है मकई, जिसमें से मकई की 2 इकसाम है, जिसमें आ जाती है बहारिया मकई, वो तकरीबन 1,25,000 एकड़ रकबे पर काश्त की जाती है। फिर उसके अलावा जो मौसमी मकई है वो तकरीबन 1,50,000 एकड़ रकबे पर की जाती है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं एक हरे भरे खेत में मैं खड़ी हूँ और ये जो मेरे पीछे आप खूबसूरत लहलहाती पीली फसल देख रहे हैं, ये खेत देख रहे हैं, ये है जी सरसों का खेत, क्योंकि सर्दी है
और मौसम है सरसों का और इतने खूबसूरत खिले हुए फूल हैं और मैं भी इनके अंदर जो चलती फिरती ना सोहनी लग रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ की जो मौसमी सब्ज़ी है आलू, जो हमारे पूरे पाकिस्तान का इतना मशहूर है और ख़ासकर इन इलाकों का, जैसे कि ओकाड़ा हो गया, साहिवाल हो गया। तो आइए आपको एक खूबसूरत से खेत में लिए चलती हूँ जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, दिलकश, मतलब आपके दिल को मोह लेने वाले आलू लगे हुए हैं। आए मेरे साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहिवाल हो गया, ओकाड़ा हो गया, ये जो हमारे खूबसूरत ज़रखेज़ इलाके हैं, यहाँ का आलू बड़ा मशहूर है। और वैसे पूरी दुनिया में आलू का जो नंबर है ना, वो गंदम, चावल, मकई के बाद चौथे नंबर पे आता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में और इन इलाकों में माशाल्लाह आलू की इतनी खूबसूरत पैदावार है, इतनी अच्छी पैदावार है कि हर तरफ हमें आलू ही आलू नज़र आते हैं पूरे साल। और मज़े की बात है कि इन इलाकों के जो आलू हैं ना, वो दो तरह के हैं। वैसे तो कई इकसाम है, लेकिन जो अगर उनको उनकी जो रंगत के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुर्ख और सफ़ेद आलू, ये दो किस्म के आलू होते हैं। तो मैं अब फसल में आई हूँ, लेकिन यहाँ पर ना अभी ये लगाए गए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी बिल्कुल ये ग्रीन पौधे हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं। तो इनकी मेरे ख्याल से 10, 15, 20 दिन के बाद इनकी पुटाई है। इनकी वो वाली पुटाई नहीं है जो घर में बच्चों की होती है या कभी मेरी हुआ करती थी, उसे पटाई कहते हैं, और ये पुटाई है। यहाँ पर ज़रा ज़बर और पेश का फ़र्क है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर शायद हमें कोई आलू मिल जाए। ये देखें ना, अभी छोटे साइज़ के हैं और भी निकालते हैं। वैसे ना जब छोटी थी ना मैं, तो बड़े प्यारे, मज़ा आता था जब हम फसलों से। ये देखें अभी इसको ज़रा मट्टी शट्टी लगी हुई है। जब ये बिल्कुल पक जाएगा ना, इनके तो साइज़ बड़े अच्छे हो जाएंगे। अरे वाह, इतनी देर से मैं देख रही थी कि मिल जाएं तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊं, लेकिन ये इकट्ठे ही 4-5 मिल गए। आप लोगों को लग रहा होगा मैंने कोई चीटिंग की है। कसम से मैंने चीटिंग नहीं की, ये वाकई एक जगह से निकले, हम कहीं और भी जगह ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको मैं वाकई दिखा सकूं कि हमारा जो पाकिस्तान है ना, बड़ा ज़रखेज़ है। ये देखें जी, 4, 5, 6, 7 ये सब ज़मीन से निकल रहे हैं, 8, 9। लेकिन यह है कि ये भी छोटे छोटे हैं क्योंकि ताज़ा है ना, अभी लग रहे हैं। ये देखें, जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं। और इससे पहले कि आलू ढूंढती रहूं मैं और कोई माशाल्लाह खूबसूरत सा नाग मेरे सामने आ जाए, तो मुझे बहुत जल्दी से यहाँ पे जाना होगा। ये देखें जी, ढेर लग गया आलू का। यानी कि एक बड़ी जॉइंट फैमिली के लिए तो आलू निकल गए हैं, किसी भी आपने सब्जी में डालने हो। तो आलू का टेस्ट जो है ना, वो हमारे पाकिस्तान का इतना मज़ेदार है। और बल्कि ये सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होता, मज़े की बात यह है कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत आला है। अरे वाह, एक मुन्नू सा आलू भी मिल गया मुझे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो साहिवाल का इलाका है ना, तकरीबन 1,27,000 एकड़ रकबे पर आलू काश्त होता है माशाल्लाह। तो अभी आगे चल के देखते हैं कि और हमारे पास क्या क्या है। लेकिन एक और चीज़ बताऊं कि ये जो आलू है ना, ये बहुत हेल्दी होता है। इसमें आपको जो सारी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें चाहे कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, चाहे वाइटामिन्स हैं, फिर उसमें बेसिक चीज़ प्रोटीन्स जिसकी हमें इतनी ज़रूरत होती है। और जिम में जो रेगुलर जाते हैं वो जो आलू खाते हैं ना, वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हैं। जब हमें एक्सरसाइज करनी होती है, सब कुछ करना होता है, तो हमें प्रोटीन्स चाहिए होता है। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, इसमें आपको प्रोटीन्स भी मिलते हैं, वाइटामिन्स मिलते हैं और हज़ारों किस्म के मिनरल्स मिलते हैं। तो अल्लाह ताला की आप कौन कौन सी कुदरत को झुटलाएंगे माशाल्लाह। और आप ये देखें कि इन तमाम शहरों में कितनी ज़रखेज़ी है, तरह तरह की फसलें, तरह तरह के फल, हर चीज़ आपको मिलती है। तो मेरे तो हाथ हो गए हैं गंदे, ये मैं धो लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट जगह पे। इस वक्त मैं एक डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ, क्योंकि ज़िला साहिवाल को इनका जो लाइव स्टॉक सेक्टर है और मिल्क प्रोडक्शन है, उसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक डेयरी फार्म का भी विज़िट करवाया जाए, और यहाँ पर बहुत कुछ यूनिक चीज़ें मैं आपको दिखाने और बताने वाली हूँ। आपने सुना होगा कि साहिवाल की जो नीली रावी और साहिवाल नस्ल है, उसका पूरी दुनिया में चर्चा है क्योंकि उनकी कुव्वत मदाफ़त बड़ी अच्छी है, फिर उनकी मिल्क प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है। लेकिन ये पुराने दौरों की बातें, गए दौर की बातें। तो 19वीं सदी के करीब
यहाँ पर हमारी जो साहिवाल नस्ल है इसकी क्रॉस ब्रीड करवाई गई और फिर जो क्रॉस ब्रीड के नतीजे में हमारे पास नस्ल आई वो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन है, जिसे अब हमारे जो फार्मर्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी साहिवाल नस्ल जो है उसकी तो जो है ना कुव्वत मदाफ़त वो अच्छी है, तो अब जब ब्रीड करवाया गया तो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन ब्रीड में हमें मिल्क प्रोडक्शन भी मिल गई ज़्यादा। तो जो हमारी नस्लें हैं उनकी तो अगर आप समझ लें कि 1 या 2 गुना मिल्क प्रोडक्शन थी, यानी कि अगर वो दिन में 2 दफ़ा दूध देती हैं। लेकिन ये जो नस्ल है ये एक तो माशाल्लाह देखने में बहुत धूश किस्म की है, वो जिसे कहते हैं ना जिन जैसी देखने में लग रही है ये गाय, और प्यारी भी बहुत है, क्यूट भी। और मज़े की बात यह है कि ये दिन में तकरीबन 3 दफ़ा भी दूध देती है और इसकी जो प्रोडक्शन है मिल्क वो तकरीबन 3 गुना है आम जो है हमारी नस्ल। तो ज़ाहिर है अब टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी आगे तरक्की करनी है और डेयरी फार्म्स ने भी तरक्की करनी है। और अभी मज़ीद इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं वो भी मैं आपको यहाँ से, हम जो यहाँ का कोई मकामी है जो मैं बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सका उससे मुलाकात करवाते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़ कि इनके दूध में जो लैक्टोज़ है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इनका दूध बेहतरीन है बल्कि दूध की जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे पनीर हो गया, मक्खन, देसी घी और दही वगैरह वो भी बहुत आला क्वालिटी के बनते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ आसिफ गुज्जर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर साहिवाल को मिल्क हब क्यों कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर मुझे ये बताएं कि हमारी जो साहिवाल और नीली रावी नस्ल है ये माशाल्लाह इतनी मशहूर क्यों है? जी इसमें जो साहिवाल नस्ल है ना वो गाय की नस्ल है और जो नीली रावी भैंस है वो भैंस की नस्ल है। तो नीली रावी उसको इसलिए कहते हैं कि 2 दरियाओं के दरमियान में जो जगह होती है ना उसको बार कहते हैं। हाँ जी। तो सतलुज और रावी के दरमियान जो जगह है ना इसको नीली बार कहते हैं। हाँ। तो यहाँ की जो भैंस है वो आज भी जो मिल्क प्रोडक्शन है और अपनी खूबसूरती जो है उसके हवाले से दुनिया भर में आज भी मशहूर है। और सबसे बड़ी जो मंडियाँ लगती हैं भैंस की वो भी ओकाड़ा, साहिवाल और चीचावतनी में लगती हैं। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ से ही सारे मुल्क में से जो है ना वो लोग भैंसें खरीदने के लिए आते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारी ये नस्ल माशाल्लाह इतनी मशहूर है लेकिन हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग की तरफ क्यों गए और क्यों हमने जो गैर मुल्की नस्ल है उसको प्रेफर करना शुरू कर दिया? अच्छा, जहाँ तक भैंस का ताल्लुक है ना, भैंस में हमने मतलब उसको क्रॉस उस तरह से नहीं करवाया। जो साहिवाल नस्ल की गाय है ना इसकी तारीख भी बड़ी पुरानी है। अच्छा। मतलब हड़प्पा की तहजीब जो है ना वो साहिवाल की पहचान है। तो 2000 साल पहले जो है ना वो एक रवायत है कि मिस्र से इसको ज़ेबो गाय एक थी उसको लेके लाया गया था। तो उसको फिर मकामी जो ब्रीड थी ना उससे क्रॉस करवाया गया। तो जब उसको क्रॉस करवाया गया तो नवाब ऑफ बहावलपुर जो थे ना उस वक्त उनकी नज़र पड़ी कि ये जो गाय है ये तो बड़ी खूबसूरती के लिहाज से भी बड़ी मुनफरद है और उसका जब दूध देखा तो दूध के लिहाज से भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, फिर उन्होंने यहाँ पे साहिवाल के करीब ही एक फार्म है, वहाँ पर जहांगीर वट्टू साहब थे एक मकामी ज़मींदार। अच्छा। उनके ज़िम्मे लगाया कि यार इसकी अफजाइश जो है ना वो आप करके दें हमें। तो फिर जब उन्होंने अफजाइश शुरू की और क्योंकि दूध की पैदावार बहुत अच्छी थी और खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत अच्छी थी और गोश्त की जो अगर प्रोडक्शन देखें तो उसके लिहाज से भी बड़ी अच्छी थी। तो आज भी कुर्बानी का जो बेहतरीन जानवर समझा जाता है ना उसमें ये साहिवाल नस्ल का जो बैल होता है ना उसको समझा जाता है। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि आसिफ गुज्जर साहब हमारे सुनो टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और इनकी माशाल्लाह ये लाइफ स्टॉक और मिल्क प्रोडक्शन को लेके बहुत अच्छी रिसर्च है, वो आपको खुद भी अंदाज़ा हो गया होगा। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मैं इनके लिए चारा भी लेके आई हूँ और साथ में अपने बैग से कंघी भी लेके आई हूँ। कंघी इसलिए क्योंकि इनके मुझे जो हेयर कट है ना बड़ा क्यूट लग रहा है, मैंने कहा चलो इनकी भी थोड़ी आओ भगत करते हैं। चारा मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जब मैं पहले इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता रही थी ना तब इन्होंने मुझे मुँह भी नहीं लगाया। अब वो कहते हैं ना लालच इंसान से और जानवर से भी सब कुछ करवा देता है। अब ये मेरे पीछे पीछे और आगे आगे, अब मैं इनसे जो मर्जी करवा सकती हूँ। तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखिए, हम इनके जो वो केयर टेकर्स हैं उनसे तो बात करते ही हैं। पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारी खूबसूरत रंगत का राज क्या है? मुझे तुम जवाब दोगी। मुझे ये बताओ कि तुम्हें पाकिस्तान में आके कैसा लगा है, बताओ थोड़ा सा। चलो ये चारा खा लो और फिर बताओ। अगर तो इसने चारा खा लिया इसका मतलब इसे पाकिस्तान में आना बड़ा अच्छा लगा है। अरे वाह, दोनों को ही बहुत अच्छा लगा है। और साथ साथ इनकी कंघी भी कर देते हैं।
आ जाओ साथ में तुम लोगों को बनाओ संघार भी सिखा दूँ। अपने गोरेपन से निकल के थोड़ा देसी टच में आ जाओ। गाय के साथ कभी किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया होगा। देखिए जी, जानवर है, ये भी प्यार मांगता है। इसको डैंड्रफ भी है और इसका हेयर फॉल भी हो रहा है। इसको अच्छे शैम्पू की ज़रूरत है। कैद, कैदी और जेल, ये वो अल्फाज हैं जिन्हें सुनते ही एक खौफ सा तारी हो जाता है। हमारे यहाँ 3 बड़ी जेलें हैं, मछ जेल, मोंटगोमरी जेल और मियाँ वाली। मोंटगोमरी जेल का नाम चेंज करके सेंट्रल जेल साहिवाल कर दिया गया था और अब चूँकि हम ज़िला साहिवाल को कवर कर रहे हैं, हम उसकी सैर करवा रहे हैं, तो आज मैं आपको विज़िट करवाने वाली हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जेल, सेंट्रल जेल साहिवाल का। नाज़रीन, ये जेल पुरानी होने के साथ साथ तारीखी भी है। इस जेल को 1873 में कायम किया गया था और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ सियासी, अदबी और तारीखी शख्सियात ने कैद काटी है। उनमें अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब, ज़फ़र इकबाल, सैयद सिब्ते हसन, फ़ारूक लगारी, मौलाना अब्दुल सत्तार, आगा शोरिश कश्मीरी और ख़ान अब्दुल कय्यूम ख़ान शामिल हैं। इन तमाम बड़ी शख्सियात ने यहाँ पर कैद काटी है और इस जेल में आपको दिखाने के लिए बहुत ही ख़ास और एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल जेल साहिवाल एक तारीखी जेल है और ये बहुत पुरानी जेल है। यहाँ पर इस सेल में आते आते मैंने जितनी रुकावटों को पार किया है वो मैं आपको बता नहीं सकती, वो मैंने फ़ील की हैं चीज़ें। मैंने आज तक ना सिर्फ जेल का नाम सुना था और मुझे लगता था जेल एक नॉर्मल चीज़ है, हर जगह हर इलाके में होती होगी। अब चूँकि ये वो जेल है जिसका एक नाम है, जो एक बहुत बड़ी जेल में शुमार की जाती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जेल है, इसका एक और ही खौफ है। और जिस तरह से हम आ रहे थे, दरवाजे खुल रहे थे, वो जैसे आज तक तो मैं तो मूवीज़ में उन चीज़ों में देखती आई थी, लेकिन आप यकीन करें वो सिर्फ मूवीज़ की हद तक ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करना और ये चीज़ें फैसिनेट करती हैं, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ पर आना इतना खौफनाक अमल है और इतनी खौफनाक फ़ील है। इस सेल में मुझे पता चला है कि हमारी जो तारीख़ी शख्सियात गुजरी हैं, उनमें से भी चंद शख्सियात ने यहाँ पर कैद काटी है। और इस सेल में अकेले रहना, दुनिया से कट के रहना, अपने प्यारों से, अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाना। आप किसी की ग़ुलामी में हैं और वो सिर्फ क्योंकि आपने एक जुर्म किया है। और जुर्म करते वक्त शायद आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आप यकीन करें उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत बुरे हैं, उसके जो असरात हैं वो बहुत बुरे हैं। कैद तो वैसे ही इतनी बुरी चीज़ है, हम कहते हैं कि यार हमारे घर में कोई परिंदा है, जानवर है, उसको हम कैद में रखने से घबरा रहे होते हैं, तो सोचो कि एक इंसान है, इंसान कैद में कैसे रहता होगा। तो यहाँ पर आपको लाने का, विज़िट करवाने का मकसद ही है कि जब भी आप खुदा ना खास्ता किसी जुर्म की तरफ जाएँ, आप कदम बढ़ाने लगें, तो खुदारा हज़ारों दफ़ा सोचें, लाखों दफ़ा सोचें। आपको जो ज़िंदगी है ना वो एक दफ़ा मिली है और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह ताला का, और आप इसको एक जुर्म के चक्कर में ज़ाया कर देते हैं, ग़ुलामी में ज़ाया कर देते हैं और इसी जेल में, इसी कैद में आप ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर लाने का मकसद ये था कि एक तो आपको डायरेक्ट मैसेज दिया जाए, सिर्फ अल्फाज से नहीं, इस चीज़ को फ़ील करवाया जाए। ऑनेस्टली मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैंने कैसे फ़ील किया है। मेरी टीम देख सकती है कि मैं लिटरली फ़ील कर रही हूँ कि कैद में रहना कैसे होता है, कैसे आपको बेड़ियाँ पड़ियाँ, आप अपनी मर्ज़ी से हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, आप हुक्म के ग़ुलाम हो जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये भी उन्हीं तारीख़ी शख्सियात की, जैसे ये कुर्ता हो गया, ये लालटेन हथकड़ियाँ, और उसके अलावा ये जो चक्की है जो हमने आज तक किताबों में सुना था, जेल की चक्की पीसेगा तू, और हम ये चीज़ें मजाक में समझते थे ऑनेस्टली, लेकिन यहाँ आके पता चला है कि यहाँ पर जेल की जो चक्की पीसना होता है, ये हथकड़ियाँ होती हैं,
ये छोटे से कमरे में बंद होके रह जाना, आज़ादी से महरूम हो जाना बहुत खौफनाक है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ। वांग फकीरां गलियां दे विच, वांग फकीरां गलियां दे विच रुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ। जे मैं जानदा इश्क दे कारे, सोचदा ना कदी एंदे बारे, रांझे वांगों कन पड़वा के दर दर दे हो गए बनजारे। वांग फकीरां गलियां दे विच, वांग फकीरां गलियां दे विच रुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ। मेरे लेख ने सब तू माड़े, दर तेरे ते पावा हाड़े, अखियां चू नहीं अथरू सुख दे, तन मन से कही जरदा साड़े। लखां दे सा कीमती बंदे, लखां दे सा कीमती बंदे, कखां सावी तुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ। अफसोस होता है यहाँ आके? जी क्यों नहीं, बिल्कुल अफसोस तो है। तो हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं एक गुलकार होने के नाते यही मैसेज दूंगा कि जुर्म से बचें और अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए कि कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से इंसान कैद में चला जाए, अपनों से बिछड़ जाए, अपने मुआशरे से बिछड़ जाए। और ये जेल की सलाखों के अंदर जाकर इंसान एक अलग सा हो जाता है और वो दुखी हो जाता है काफ़ी, कई तरह से उसको कई तरह से दुख पहुंचते हैं जो वो बयान नहीं कर सकता। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल साहिवाल नूर हसन बघेला साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारा इतना पुरजोश इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much for your team and yourself for coming over here. वेलकम सर। सर, आपकी यहाँ पर जो माशाल्लाह से आपने काम किया है, शजरकारी की है, फिर जिम, मतलब आप कैदियों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैं देख के हैरान हो गई। अब तक का जो मेरा था ना एक जेल का कॉन्सेप्ट कि बहुत खौफनाक जगह होती है, कैदी को पता नहीं किस तरह से रखा जाता है, यहाँ हमें दिखाया भी इसी तरह गया है। तो अब ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो डायरेक्शंस हैं और हमारे इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन्स मालिक मुबशर अहमद खान साहब, उनका जो विजन है उसकी रोशनी में हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पे जो जेलों की परसेप्शन मुआशरे में थी कि वो यहाँ सिर्फ क्रिमिनल जाते हैं और फिर क्रिमिनल बड़े बन के आते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तो उस पे हम बहुत काम कर रहे हैं कि जेलों का एक सॉफ्ट इमेज जो है मुआशरे में जाए और जेलों को वो अकूबत खाना की बजाय इस्लाह खाना बनाए। और ऑन द वे टू दैट रेफॉर्मेशन सेंटर्स और करेक्शन फैसिलिटी और करेक्शन सेंटर्स, इसलिए ये सारी जो इंटरवेंशंस हैं जो आपको नज़र आएंगे वो की जा रही हैं, ताकि एक जो क्रिमिनल होता है वो आपको पता है मुआशरे में डेफिनेटली उसने अनरेस्ट पैदा की होती है और कोई ना कोई ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से मुआशरे में इम्बैलेंस पैदा होता है। तो अंदर हमारी अब कोशिश ये है कि जब वो वापस जाए मुआशरे में तो वो जो इम्बैलेंस उसकी वजह से पैदा हुआ वो बैलेंस में तब्दील हो और वो मुआशरे का एक यूजफुल पार्ट बने, प्रोडक्टिव बने, बिल्कुल लॉ अबाइडिंग बने। दैट्स व्हाई। और देखा जाए तो वो है इंसान, तो और इंसान से हम कितना काम ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री को देखें उसमें भी कैदियों से अच्छा काम लिया जाता था और उनको ट्रीट किया जाता था कि वो बच्चों को तालीम दें या कोई हुनर सीखें। तो यहाँ पर जैसे आप कुरान कॉम्प्लेक्स, मुझे सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस किया किसी चीज़ ने
कि हमारी इस्लामिक तालीमात को आपने जो फ़रोग दिया है? अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है आप लोगों की इस इंटरवेंशन से बिल्कुल ये अंदाज़ा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आईजी जो हमारे आईजी जेल खाना जात मलिक मुबशर अहमद ख़ान, हमारे डीआईजीज़ और हम सब लोग इस पे कितनी मेहनत कर रहे हैं कि वो प्रेजेंस की जो एक पॉजिटिव इमेज है और जो मुआशरे में परसेप्शन नेगेटिव है उसको कैसे ठीक किया जाए। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि इससे वो काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सो फॉर मच कमिंग सर। ओवर। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, हड़प्पा के नाम के हवाले से माहिरीन की मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। पहली तो ये कि इस खित्ते का नाम हरी यूपिया था, जो कि संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है, और फिर ये लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता हुआ हड़प्पा बन गया। फिर एक और राय के मुताबिक हड़प्पा पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है निगल जाना या खा जाना। चूँकि यहाँ पर तबाही आई और ये पूरे का पूरा शहर या खित्ता कह लें तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, यानी हड़प से गरक शुदा शहर, खा लिया गया जिस शहर को। अच्छा, फिर एक और राय के मुताबिक पता चलता है कि ये लफ्ज़ पंजाबी का एक और लफ्ज़ हड़, यानी जिसका मतलब होता है सैलाब, उससे निकाला गया। चूँकि ये जो खित्ता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं, तो ये शहर जो है वो सैलाब का ढला हुआ शहर कहलाया गया, यानी सैलाब ने इस शहर को खा लिया, ख़त्म कर लिया, तो उस वजह से भी इसको हड़प्पा कहा जाता है। व्यूअर्स, मैं पहुंच चुकी हूं हड़प्पा के खंडरात में, साहिवाल से तकरीबन 35 किलोमीटर मगरिब के जानिब। आसार कदीमा की रिसर्च से, इसकी स्टडी से पता चलता है कि ये सकाफत यानी हड़प्पा की ये तहजीब उस वक्त तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन थी। उस वक्त के लोग भी तिजारत, मुजस्समा साजी, बर्तन साजी, फिर ज़राअत और फिर मनसूबाबंदी सबके माहिर थे, और तिजारत के ज़रिए ही उन्होंने मेसोपोटामिया और सेंट्रल एशिया से ताल्लुकात कायम किए। और ये जो सारा एरिया है ये उस वक्त की एक कॉलोनी का है, जिससे पता चलता है कि वो लोग भी कम्युनिटी सिस्टम से रहा करते थे। और मज़े की बात यह है कि हम आज सैनिटरी सिस्टम देखते हैं, यानी पानी की निकासी के बेहतरीन से बेहतरीन तरीके लेके आते हैं, लेकिन उस वक्त यानी हज़ारों साल पहले भी लोग बेहतरीन जो पानी की निकासी थी उसको फॉलो करते थे। और ये जो तहज़ीब थी ये तकरीबन 3500 साल कब्ल मसीह ख़त्म हो चुकी थी। जी तो नाज़रीन, मैंने आपको विज़िट करवाई हड़प्पा की आर्कियोलॉजिकल साइट, और मैं तो हैरान हो गई, आप भी मेरे साथ हैरान हो गए होंगे कि कैसे खुदाई की गई होगी, कैसे यहाँ से चीज़ों को निकाला गया होगा, और अब तक ये प्रोसेस जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हड़प्पा म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने, जिसको 1926 में कायम किया गया था। और इस म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि उस तहज़ीब की जो बाक़ियात हैं, जो आसार हैं मिले, वो यहाँ पर इतने खूबसूरत अंदाज से महफूज किए गए हैं कि हम भी देख सकते हैं और हमारे आने वाली बाद की नस्लें भी देख सकती हैं। अंदर मुझे पता चला है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। उस तहज़ीब का तर्ज़ ज़िंदगी, खाना पीना, रहना सहना, उनका चाल चलन, उनके कपड़े, ज्वेलरी, बहुत कुछ है देखने को। तो आइए अंदर चलते हैं और विज़िट करते हैं हड़प्पा म्यूज़ियम। व्यूअर्स, म्यूज़ियम में दाखिल होते ही मेरा एक जो सोच थी ना वो तो बदल गई। मैं स्टैम्प्स को बड़ा इजी लेती थी, मेरे लिए था कि स्टैम्प्स हैं एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि पुराने दौर की जो नवादरात हैं उनमें अहम तरीन चीज़ ही स्टैम्प्स को समझा जाता था। मतलब उस दौर में भी पब्लिक डीलिंग होती थी, प्रोफेशनल डीलिंग्स होती थी, जो कि हम आज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखें उस दौर की ये स्टैम्प्स पड़ी हैं हज़ारों साल पुरानी। और इनकी ख़ास बात यह कि ये चौकोर फॉर्म में बनी हुई हैं, कुछ पे डिफरेंट एनिमल्स बने हुए हैं, कुछ पे इंसानी शक्लें बनी हुई हैं, कुछ पे राइटिंग्स लिखी हुई हैं उस दौर की।
तो इन स्टैम्प्स को देख के मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं भी अपने नाम की ना एक स्टैम्प बना लूँ, ताकि हज़ारों साल बाद जब यहाँ पे खुदाई हुई इन इलाकों में तो पता चला कि अच्छा जी उकाशा गुल नाम की भी कोई बंदी थी और मेरी स्टैम्प भी किसी म्यूज़ियम में लगी होगी। तो खैर आई विश कि ऐसा हो पाए, वो तभी होगा जब मैं स्टैम्प बनाऊँगी। अच्छा, ये जो सेक्शन है यहाँ देखा जाए तो ये कुछ मिट्टी की ज्वेलरी और चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखने में ऐसे लगता है कि ये लोगों ने अब बना के रखी हैं, ऐसा नहीं है। ये जो मुजस्समा है ये तो अब बनाया गया है, लेकिन इसको जितनी भी ज्वेलरी पहनाई गई है, वो चाहे बैंगल्स हैं, चाहे वो नेकलेस हैं, हार शार जो भी हैं, फिर उसने सुरमा पकड़ा हुआ है और नोज़ पिन पहनी हुई है, ये सब उस दौर की ज्वेलरी है। यानी औरत जो है वो बनी ही बनाओ सिंगार के लिए, कोई भी दौर हो, चाहे वो हज़ारों साल पहले का हो, हज़ारों साल बाद का, और या बाद का भी होगा। मुझे लगता है कि जो बनाओ सिंगार है ना वो ख़त्म नहीं होने वाला। अच्छा, ये जो हैं ये कुछ सीपियाँ और घोंगे हैं जो चूँकि इस इलाके के करीब से ही दरिया रावी गुजरता है, तो दरिया रावी में से इनको निकाला गया और फिर उन्हीं सीपियों से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे ये चूड़ियाँ आप देख रहे हैं तो ये सीपियों के मटेरियल से बनाई गई हैं। फिर ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनी हुई हैं, तो ये मुझे पता चला है कि ये बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे जो टॉयज़ होते हैं वो हैं, या घर की आराइश के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप ये देखें कि उस दौर के हाथी का किसी का दांत पड़ा हुआ है। वाओ। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इस सेक्शन की तरफ आएँ तो ये सारी चीज़ें हैं आपके घर में जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं। ये बर्तन हो गए, ये छोटे छोटे पॉट्स हो गए, और ये जी सिल बट्टा, तो जिस पे वो आटा, गंदम और ये चीज़ें ग्राइंड करते हैं ना, और ये बल्कि ये जो आप देख रहे हैं ये काली सी फॉर्म में ये गंदम है। ये कहते हैं कि जब मिली थी ना तब पता चला था अच्छा यहाँ पे कोई तहज़ीब रहती थी और एग्जिस्ट करती थी और गंदम इस्तेमाल होती थी, मतलब गंदम इतनी पुरानी चलती आ रही है। ये जो आपको सुराख नुमा चीज़ नज़र आ रही है, इस पर इतने ज़्यादा सुराख आवेज़ हैं, ये एक फ़िल्टर है जो फ़िल्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। और हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने अपने घरों में आज फ़िल्टर लगाए हैं और हम बड़े तरक्की याफ्ता हो गए हैं, तो भाई उस दौर में भी मतलब फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस होता था, लोग पानी शानी प्रॉपर फ़िल्टर करके पीते थे। ये वाले सेक्शन में अगर देखें तो जैसे हमारे घरों में डिनर सेट होते हैं, मेहमान आते हैं तो हम स्पेशल डिनर सेट निकालते हैं ना, तो ये उस दौर का डिनर सेट है। ये परातें पड़ी हुई हैं, बड़ी ट्रे समझ लें, और फिर ये छोटे मोटे ग्लासेस हैं, फिर उसके अलावा ये छोटी छोटी जिन्हें डोंगे कहते हैं, कौलियाँ कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं, तो ये सब पड़े हुए हैं। लेकिन अभी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम में आपको दिखाने के लिए, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हड़प्पा की तहज़ीब है हज़ारों साल पुरानी। यहाँ पर कई किस्म की कौमें गुजरी और फिर कई किस्म की कौमों के मुख्तलिफ मज़ाहिब। अब वो अपनी डेड बॉडीज़ के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते थे, इस सेक्शन से पता चलता है कि ये जो कौम थी ये अपने मुर्दों को जंगल में या किसी वीरान जगह पर खुला छोड़ देते थे। वहाँ पर चील, कव्वे, मुख्तलिफ जानवर आके गोश्त सारा नोच लेते थे। फिर वो हड्डियों को क्या करते थे कि पॉट्स में रख के और उन पॉट्स को ज़मीन में दफन कर देते। अच्छा, अब जो रोज़मर्रा के जो पॉट्स होते हैं वो डिफरेंट होते थे, लेकिन जो ज़मीन में दफन करने वाले पॉट्स होते थे वो मुख्तलिफ अंदाज में बनाए जाते थे। उन पे मुख्तलिफ शक्लें बनाई जाती थी, जिसमें मोर, चीलें, कव्वे, इस टाइप की चीज़ें, ताकि मतलब उनका ये अकीदा था कि हमारे मुर्दे की तरफ अगर कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई भी ऐसी कब्र से चीज़ निकले और वो हमारे मुर्दे को ख़राब करने का अगर खदशा हो तो वो ना हो, वो डर के चला जाए। अच्छा, इस सेक्शन से पता चलता है कि ये जो कौम थी ये क्या करती थी, इनका एक अकीदा था कि हमारा जब मुर्दा ज़मीन में हम उसको दफन करेंगे तो ज़ाहिर है अगली ज़िंदगी में भी उसको इस्तेमाल की चीज़ें चाहिए होंगी। तो वो क्या करते थे कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती थी, जैसे पॉट्स हो गए, ग्लास, बर्तन, सब कुछ, फिर गंदम हो गए, मतलब मुख्तलिफ अजनास, फिर जानवर रख देते थे। लाइक ये, अगर ये तस्वीर देखें आप तो इस मुर्दे के साथ वो जो एक और ढांचा नज़र आ रहा है वो एक बकरी का ढांचा है। यानी उनका अकीदा था कि मुर्दा अपनी अगली ज़िंदगी में बकरी के दूध से भी मुस्तफ़ीद होगा, फिर उसके अलावा गंदम खा सकता है, बर्तनों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बड़ी अजीब अकीदे और बड़ी अजीब कौमें गुजरी हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी ही अजीब चीज़ मज़ीद विज़िट करवाने वाली हूँ जो मुझे भी बड़ा अजीब लगा, यानी उस दौर की डेड बॉडीज़। आइए दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये बहुत ही अजीब है कि मेरे सामने इस वक्त एक स्केलेटन है जो हज़ारों साल पुराना है, और इन लोगों ने कैसे इसको प्रिजर्व किया हुआ है। और ये जो स्केलेटन है ये फ़ीमेल का स्केलेटन है, मतलब इस हड़प्पा साइट से जो
खुदाई करते हुए ढांचे मिले वो तकरीबन 40 से 50 के करीब हैं, लेकिन इस म्यूज़ियम में इन्होंने 2 ढांचों को रखा हुआ है, एक मेल और एक फीमेल। और ये जो पॉट्स हैं ये खुदाई के दौरान इसी मुर्दे की कब्र से निकले थे। तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इतने हज़ारों साल पुरानी एक जो हड्डियों का ढांचा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। व्यूअर्स, मैंने आपको दिखाया हड़प्पा म्यूजियम, जहां पर हजारों साल पुरानी तारीख को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में प्रिजर्व किया गया है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की शुक्रगुजार हूं जिनकी काविश से हम उस तारीख को आज भी देख सकते हैं। ये तो थी हजारों साल पुरानी तारीख। वैसे यहाँ पर बहुत कुछ है और देखने को, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हमें यहाँ से जाना होगा। नाज़रीन, सूरज की किरणें ओझल होती नजर आ रही हैं और रात दिन की आगोश में जाता नजर आ रहा है। मेरे भी जाने का वक्त हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि जाते जाते शहर साहिवाल के बारे में एक छोटा सा रिव्यू तो देती जाऊं। मुझे ये शहर बहुत खूबसूरत लगा, तारीखी एतबार से, सकाफती एतबार से, ज़राअत के हवाले से, मौसमों के हवाले से हर चीज़ बड़ी अच्छी लगी। यहाँ के लोग बड़े अच्छे लगे और सबसे खूबसूरत ये कि इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए यहाँ जगह जगह जो खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। लेकिन उसमें एक गफलत मुझे नज़र आई, वो ये कि उनकी टेक केयर नहीं की जा रही, सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। तो ये जो शहर हैं ये मिलके हमारा खूबसूरत मुल्क बनते हैं। हमें इनकी टेक केयर करनी है, हमें इनका ख्याल रखना है, तभी हम अपने खूबसूरत मुल्क को मज़ीद खूबसूरत बना सकेंगे। इस अच्छे से मैसेज के साथ मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त लूँगी। बहुत जल्द आपसे आपके शहर में मिलूँगी और मुझे मेरी शहरनामा की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।